नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज शनिवार है और शनिवार रविवार यानी कि वीकेंड आते ही फिर से शुरू हो जाता है वही तमाशा कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा या समझौता आगे बढ़ेगा या क्या होगा। वीकेंड होता है, मार्केट बंद होता है और मार्केट जब बंद होता है तो ट्रंप दहाड़ने लगता है। जब तक मार्केट खुला होता है तब तक ट्रंप मीठी मीठी बातें करता है। आज एक खबर आई है, उस खबर से मैं शुरुआत करता हूं, बाकी मैं डिटेल में जाऊंगा। खबर यह आई है कि अब अमेरिका प्लान बना रहा है क्यूबा पर कब्जा करने का। क्यूबा क्यों? क्योंकि क्यूबा के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान की तरह पलटकर अटैक कर सके। तो ट्रंप ये कह रहा है कि जब ईरान से जहाजें लौटेंगी, जो जंगी जहाजें गई हुई हैं ईरान में, जब वो लौटेंगी वहां से तो क्यूबा पर कब्जा कर लेंगी। अब अमेरिकी जनता को दिखाना है कि हमने जीत लिया। क्यूबा के तेल पर कब्जा करना है तो कमजोर सबसे आसान होता है। कब्जा करने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। क्यूबा पर कब्जा करने का प्लान है। क्यूबा में जबरदस्त नाकाबंदी हुई थी। इतनी नाकाबंदी हुई थी कि कई दिनों तक वहां पर लाइट नहीं थी क्योंकि आयल कहीं से पहुंच नहीं पा रहा था। उसके बाद रशिया ने बाकायदा अपना एक जहाज भेजा और साथ में अपनी सेना भेजी कि अगर इस जहाज को किसी ने रोका तो हमसे सीधी सीधी जंग होगी। नतीजा यह हुआ कि आयल वहां पर पहुंचा और अब क्यूबा भी कह रहा है कि वो कुछ आयल प्रोड्यूस कर सकता है और वहां पर बिजली आ गई और जिंदगी चलने लगी। आप ये समझिए कि जैसे ईरान के ऊपर 40 साल से ज्यादा वक्त से लगातार प्रतिबंध लगाए गए हैं, लगातार सैंक्शन लगाए गए हैं, नाकाबंदियां हुई हैं, क्यूबा के साथ भी यही हुआ है। क्यूबा में रिवॉल्यूशन हुआ और रिवॉल्यूशन के बाद फिदेल कास्ट्रो वहां गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद से लगातार क्यूबा के ऊपर नाकाबंदी है, क्यूबा के ऊपर सैंक्शन है। यूनाइटेड नेशन में मामला जाता है तो केवल अमेरिका और इजराइल उसको वीटो कर देते हैं। बाकी पूरी दुनिया कहती है कि क्यूबा के ऊपर से सैंक्शन हटाना चाहिए। क्यूबा का एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि एटॉमिक बम नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ जिनके पास एटॉमिक बम, जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, उन पर कभी भी कब्जा करने की, कभी भी उनके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है। और यहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने नॉर्थ कोरिया का आता है, जिसने वक्त रहते न्यूक्लियर बम बना लिया था। इसलिए अमेरिका हिम्मत नहीं कर पाता है नॉर्थ कोरिया की तरफ अपना जहाजी बेड़ा भेजने के लिए या उस पर किसी तरह का अटैक करने। तो क्यूबा पर हमले की जो बात हो रही है उसका एक इशारा यह है कि ईरान में शायद अब आगे लड़ाई ना हो, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ईरान से लड़ाई की सारी आशंकाएं खत्म हो गई। दरअसल ईरान ने जो प्रपोजल दिया था, मास्को गए थे आरागची, आप जानते हैं, 2-3 बार पाकिस्तान गए, ओमान गए और मास्को से लौटने के बाद जो फाइनल प्रपोजल पाकिस्तान को सौंपा था, 14 पॉइंट का प्रपोजल बताया जा रहा है। उस प्रपोजल से यह कहा जा रहा है कि ट्रंप खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि प्रपोजल हमको मिल गया है, डिप्लोमेसी अभी भी हो सकती है, लेकिन हम इससे खुश नहीं है। नाखुश होने का जो कारण यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि उसमें किसी तरह से न्यूक्लियर वाला मामला डाला जाए। मैंने आपको बताया था और जो मैंने आपको उस दिन बताया था वो अब बहुत सारे अखबारों में और बाकी जगहों पर छप रहा है कि मुझे पूरी उम्मीद ये थी कि मास्को जो गए हुए हैं आरागची, तो मास्को ये गारंटी देगा कि आपका जो एनरिच्ड यूरेनियम है आप आराम से रशिया में रखवा दीजिए और एक मियाद तय कर दीजिए 5 साल 10 साल की, उसके बाद आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम ले लीजिएगा। इससे होगा ये कि अमेरिका ये मान सकता है कि एनरिच्ड यूरेनियम रशिया के पास है, इसलिए फिलहाल ईरान बम बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। जो ओबामा के साथ समझौता हुआ था उसमें भी यही बात। तो कहा यह जा रहा है कि इस बात से ट्रंप खुश नहीं है। ट्रंप चाहता है कि उसमें यह शर्त लगे कि जिस जगह पर 12 रोजा जंग के आखिरी दिन अटैक हुआ था, जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम होने की बात है, उस जगह को छेड़ा ना जाए, उस जगह को एज इट इज छोड़ दिया जाए और ईरान किसी भी तरह से बनाने की कोशिश ना करे न्यूक्लियर बम या फिर एनरिच्ड यूरेनियम को और बढ़ाने की या उसके इस्तेमाल की कोशिश ना करे। कुल मामला यह है कि ईरान ने जो अपना एनरिच्ड यूरेनियम बनाया है, जो 60% उसको एनरिच किया है, ईरान उसका इस्तेमाल ना कर सके। अब रशिया के पास भी अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम होता है तो भी ईरान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और यही लॉजिक ईरान रख रहा है कि आप चाहते हैं हम इस्तेमाल ना करें, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, हम आपके किसी दोस्त को नहीं देंगे, ये हम रशिया को दे सकते हैं जिसके ऊपर हमारा भरोसा है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको संभाल कर रखेगा और जब वो मियाद 5 साल 10 साल की जो भी मियाद तय होगी हमारे बीच में, जब वो मियाद पूरी हो जाएगी तो हमारा एनरिच्ड यूरेनियम हमको वापस मिल जाएगा।
कहा यह जा रहा है कि नई शर्त लगाकर, जो शर्त मैंने आपको बताई, वो नई शर्त लगाकर दोबारा ईरान के पास भेजा गया है और कहा गया है कि इस शर्त पर अगर आप राजी हो तो समझौता हो सकता है। यानी कुल मिलाजुलाकर एक लाइन में अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी चल तो रही है। अमेरिका लगातार नई शर्तें लगाने की कोशिश तो कर रहा है, ईरान अपने तरीके से बातचीत कर रहा है, लेकिन एक संभावना, एक खदशा बना हुआ है कि कभी भी अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जो आखिरी मीटिंग बताई जा रही है, जिसके बारे में एक्सियास ने रिपोर्ट किया है, जिसमें मार्क रूबियो भी थे, जेडी वांस भी थे, पीट हेग्सेथ भी थे, ये सारे लोग थे जो इस पूरे ईरान वाले मामले से जुड़े हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि हम ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक करें और सब कुछ खत्म कर दें, और दूसरा ऑप्शन यह है कि बातचीत से मामले को सुलझा लें, एक डील कर लें। अब सीधी बात यह है कि पहले जिस ऑप्शन की ये बात कर रहे हैं वो ऑप्शन पहले ही अपना चुके हैं, पहले ही ईरान के ऊपर अटैक कर चुके हैं, और कोई हल्के फुल्के अटैक नहीं थे। 50 से ज्यादा हॉस्पिटल्स खत्म कर दिए और भी दुनिया भर के बम गिराए। पहले ही दिन उनके लीडरान को खत्म कर दिया, खामनेई साहब को मार दिया। उसके बाद मीनाब पर बम गिरता है ये सोच के कि ये कोई मिलिट्री अड्डा है, जबकि मीनाब बच्चों का स्कूल था। तो करना जो कुछ था वो सब कर चुके हैं। अमेरिकी फौज अच्छी तरह से जानती है कि इसके बाद भी अटैक करेंगे तो ईरान हारेगा नहीं, इनके अटैक से ईरान हारने वाला नहीं है। इस बात को अमेरिकी फौज भी जानती है, इस बात को ट्रंप भी जानते हैं, और अब इस बात को सारी दुनिया जानती है कि ईरान न तो वेनेजुएला है और ना ही ईरान क्यूबा है या कोई और मुल्क है जिसको आसानी से दो चार अटैक करके, दो चार बम गिराकर, दो चार अड्डे उड़ाकर खत्म कर दिया जाए या दो चार लीडरान को मारकर खत्म कर दिया जाए। ऐसा ईरान नहीं है, ये अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं। अब दिक्कत यह है कि जनता को दिखाना है कि हम हार नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये एक खबर एक्सियास के माध्यम से फ्लोट कराई जाती है कि अगर ईरान डील नहीं करेगा तो हम अटैक कर देंगे। हकीकत यह है कि ट्रंप भी शायद दिल ही दिल में ये मान चुके हैं कि कोई ना कोई डील करके निकलना पड़ेगा, और जो डील करके निकलना पड़ेगा उसमें सिर्फ अमेरिका का फायदा नहीं होगा, उसमें ज्यादा फायदा ईरान का होगा। और इन सबके बीच में एक और मजेदार पेच है। 1976 में एक रूल बना था अमेरिका के अंदर, एक पास हुआ था, बिल पास हुआ था, जिसके तहत कहीं भी अगर आप जंग कर रहे हैं और ये जंग 60 दिन से ज्यादा लंबी खिंचती है तो आपको फिर से एक बार कांग्रेस में यानी वहां की संसद में जाना पड़ेगा और वहां से उसको फिर से रेटिफाई कराना पड़ेगा। यानी वहां की संसद जब अलाउ करेगी इस बात को कि आप आगे लड़ाई को जारी रख सकते हैं, तभी आप 60 दिन से ज्यादा की लड़ाई को जारी रख सकते हैं। ये 60 दिन आज खत्म हो रहा है अमेरिका में, कल हमारे हिसाब से खत्म हो गया क्योंकि कल फ्राइडे था। तो फ्राइडे को ये 60 दिन पूरे हो रहे हैं। तो टेक्निकली अगर देखें तो आगे लड़ाई में जाने के लिए उनको जाना पड़ेगा सीनेट के अंदर, अपनी संसद के अंदर, कांग्रेस के अंदर। अब कांग्रेस के अंदर दिक्कत यह है कि डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल इस जंग के खिलाफ हैं ही, रिपब्लिकन्स के अंदर से भी कई सारे लोगों ने कहा है कि हम ये जंग नहीं चाहते। जहां तक अमरीकी अवाम का सवाल है तो अमरीकी अवाम का 60%, 60% हिस्सा ये कह रहा है कि ये जंग बेकार है। तो ना तो अमेरिका की जनता चाहती है, ना ही उनकी संसद यानी उनकी कांग्रेस के अंदर इस पर बहुमत मिलने की कोई उम्मीद है। तो अब ट्रंप ये कह रहा है कि हमें इस रूल की जरूरत नहीं है, ये रूल ईरान पर लागू नहीं होता है क्योंकि वार तो टर्मिनेट हो गया है। वार टर्मिनेट हो गया है, सीज फायर हुआ और अभी फिलहाल कोई लड़ाई चल नहीं रही है, इसलिए इस समय वार है ही नहीं। तो जो वार शुरू होगा अगर हम अटैक करेंगे तो दैट विल बी अ न्यू वार, वो एक नई जंग होगी, पुरानी जंग तो खत्म हो गई। अब टेक्निकली ये साबित करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप कि अगर हम अगला हमला करते हैं तो ये हमला तो नया हमला होगा, इसलिए 60 दिन वाला रूल नहीं लगेगा, हमें कांग्रेस में नहीं जाना पड़ेगा। इसके दो मानी है। पहला मानी तो यह है कि वो इस बात से डरा हुआ है कि कांग्रेस के अंदर उसको समर्थन नहीं मिलेगा, डेमोक्रेट्स का भी समर्थन नहीं मिलेगा और अपनी रिपब्लिकन पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अंदर ये प्रस्ताव गिर जाएगा और फिर अगर उसके बाद वो ईरान पर हमला करता है तो अमेरिकी कानूनों के हिसाब से ये हमला इल्लीगल हमला होगा, गैर कानूनी हमला होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये कह रहा है कि ये नई लड़ाई है तो ये साबित करना भी कोर्ट के अंदर, अगर कल को कोर्ट में मामला जाता है, कल को कांग्रेस में इस पर बहस होती है तो ये भी बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि सीज फायर हुआ है, जंग पूरी तरह से रुकी नहीं है, वहां से अमेरिकन आर्मी को हटाया नहीं गया है,
जो एक्स्ट्रा अमेरिकन आर्मी वहां लगाई गई थी वो आज भी है। और इसके अलावा नई जंगी जहाजें, नए फाइटर प्लेन्स लगातार उस एरिया में गए हैं। मैंने आपको अपडेट किया है कि इस पूरे टाइम में लगातार वहां से नए नए हथियार, नए नए जहाज, नए नए प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स वहां पर पहुंचते रहे हैं। यानी जंग का जो प्रोसेस था, जंग की जो प्रक्रिया थी, वो लगातार चालू है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जंग खत्म हो गई है। तो ट्रंप एक लीगल प्रॉब्लम में भी है। देखिए, अमेरिका सबके बावजूद एक डेमोक्रेसी है और ट्रंप जिंदगी भर इस कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे। तो कल को कोर्ट में केस हो सकता है और उस कोर्ट के केस में अगर यह साबित होता है, अगर ये हमला करते हैं तब की बात है, अगर डील हो जाती है तब तो कोई बात ही नहीं। तो अगर ये हमला करते हैं और ये कहते हैं वार टर्मिनेट हो गया था, तो भी कोर्ट में ये प्रूव हो सकता है कि ट्रंप गलत कह रहे थे, वार टर्मिनेट नहीं था, वार कंटिन्यू था, सीज फायर हो गया था। और ऐसे में ट्रंप को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती। दरअसल कीमत पे एक बात जरूर याद आई, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। एक डेटा आया कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की जो नेट वर्थ है, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रंप की जो दौलत है, वो कई गुना बढ़ गई है। और इसी बीच में दो खबरें आई। पहली खबर तो ये आई कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जहां बेसिस वगैरह को नुकसान पहुंचा है, जो नए हथियार खरीदना चाहती हैं, अमेरिका अब उनको हथियार बेचेगा, बिलियंस के हथियार बेचेगा। और दूसरी खबर यह आई थी कि जो ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं उसमें ट्रंप के बेटे का रोल है, ट्रंप के बेटे से जुड़ी हुई कंपनी का रोल है। तो ये जंग आप कह सकते हैं कि ट्रंप फैमिली के लिए भी पैसा कमाने का धंधा बन चुकी है। आज नहीं कल अमेरिका में इस पर भी बहस होगी और ये मामला भी कोर्ट के अंदर जाएगा। अब आप देखिए कि अमेरिका का क्या हाल हुआ है इस जंग में। यह जंग जब शुरू हुई तो उस समय अमेरिका के अंदर जो गैस की कीमत थी, जिस गैस से गाड़ियां चलती हैं, वो $2-2.5 के आसपास थी। अब ये कई गुना बढ़ चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि $25 बिलियन, $25 बिलियन उसके खर्च हुए हैं इस जंग के अंदर। जबकि अमेरिकी अखबार और अमेरिका के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 50 बिलियन खर्च हुआ है। और कल अरागची ने बाकायदा डेटा देकर बताया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, 4 गुना झूठ बोल रहा है। उसका जो असल खर्च हुआ है वो $100 बिलियन तक हो सकता है। तो अमेरिका के $100 बिलियन खर्च हो चुके हैं उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए, जो पहले खुली हुई थी, और उस न्यूक्लियर बम को बनने से रोकने के लिए, जो खामनेई साहब के फतवे के चलते बनना ही नहीं था। और हासिल क्या हुआ है? हासिल कुछ नहीं हुआ है। ट्रंप की जो अपनी रेटिंग है वो लगातार गड्ढे में गई है। अमेरिकन इकॉनमी लगातार गड्ढे में जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका जो डेट है, जो उसने उधार लिया है, वो उसकी जीडीपी से ज्यादा हो गया है। और ऐसे में अगर अगर आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिकली जो मुस्तफा खामनेई साहब ने ट्वीट्स किए, एक के बाद एक दुनिया को मैसेज दिया, और दुनिया से ज्यादा मैसेज दिया उन्होंने गल्फ कंट्रीज को। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बाहर कीजिए, हम आपस में मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो ऑयल के व्यापार पर पूरा कंट्रोल रखेगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल रखेगा, और दुनिया को हम तेल बेचेंगे, उसमें अमेरिका का रोल खत्म कर दीजिए। अमेरिका का रोल आप जानते हैं, पेट्रो डॉलर का है। जो भी ऑयल वहां से बेचा जाता है वो सब डॉलर में बेचा और खरीदा जाता है। सऊदी अरबिया बेचेगा तो वो भी डॉलर में बेचेगा, यूएई बेचेगा तो वो भी डॉलर में बेचेगा, ओमान बेचेगा तो वो भी डॉलर में बेचेगा, कतर वगैरह जितनी वहां पे कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं, वो पेट्रोल खुद पैदा करती हैं, ऑयल खुद पैदा करती हैं, उसमें सारी लागत उनकी लगती है, बेचती वो है, लेकिन बेचा जाता है डॉलर में। इससे फायदा क्या होता है? बेचने वाले को भी डॉलर रखना पड़ता है और खरीदने वाले को भी डॉलर खरीदना पड़ता है। तो दुनिया में डॉलर की डिमांड हमेशा ऊंची बनी रहती है, और खराब इकोनॉमी के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी जो है ऊपर से मजबूत बनी रहती है, क्योंकि डॉलर की डिमांड दुनिया भर में रहती है। अब अगर ये डॉलर, जैसे ईरान ने किया, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वो वसूल रहा है, वो अपने रियाल में वसूल रहा है, ना तो युआन में वसूल रहा है और ना ही डॉलर में वसूल रहा है। तो वो अपने रियाल में वसूल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि ये जो कंट्रीज हैं, ये सब मिलके आपस में तय करती हैं कि अपना जो बिजनेस है, अपनी तिजारत जो है वो हम खुद करेंगे, हम अपना माल बेचेंगे, और हम युआन में चाहेंगे तो युआन में बेचेंगे,
लोकल करेंसी में चाहेंगे लोकल करेंसी में बेचेंगे, उसमें डॉलर का कोई रोल नहीं होगा। डॉलर की डिमांड दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से गिरेगी और अमेरिका जो सुपर पावर है, जिसकी सुपर पावर होने की बहुत सारी हकीकत पहले ही खुल चुकी है, और ज्यादा उसकी इकोनॉमी पूरी कंडीशन में चल जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि यूएई खटाक से बाहर होता है, ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होता है, और अब ये हो रहा है कि जीसीसी वगैरह से भी वो बाहर जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में काम करता है, तो ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो सकता। ग्रुपिंग की बात एक और वजह से मैं कह रहा हूं, खबर ये आ रही है कि पहले ही ईरान ने सऊदी अरबिया और ओमान से कह दिया था कि भाई हम यूएई को बहुत जबरदस्त हिट करने वाले हैं, क्योंकि ये इजराइल के लिए काम करता है। यानी सऊदी अरबिया और ओमान को पहले से पता था कि यूएई जबरदस्त हिट होने वाला है। यानी यूएई को सिंगल आउट किया गया था, और यह हकीकत है कि सबसे ज्यादा अगर मिसाइलें कहीं गिरी हैं तो वो यूएई पर ही गिरी हैं, और अब यूएई खुद सिंगल आउट हो गया है, बाहर निकल गया है, ओपेक से बाहर निकल गया है, जीसीसी से बाहर निकलने की बात कर रहा है। यानी गल्फ कंट्रीज के जितने एसोसिएशंस हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर जंग के बाद गल्फ कंट्रीज ईरान के साथ वर्किंग रिलेशन बना लेती हैं, तो ये समझिए कि दुनिया का नक्शा, इकोनॉमिक नक्शा बहुत ज्यादा बदल जाएगा। इसलिए ट्रंप को बहुत सारी चिंताएं हैं। ट्रंप डील करना चाहता है, और ट्रंप ये भी जानता है कि इस जंग को वो हार चुका है। जो डील करेगा उसमें ईरान को दुनिया भर की छूट उसको देनी पड़ेगी, और उसको ये भी देखना है कि इसके बाद ईरान जो बेहद मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी पहले से बहुत बेहतर होगी, उसका मुकाबला मार्केट के अंदर कैसे करेगा अमेरिका, कितने गल्फ कंट्रीज का उसको साथ मिलेगा और कितने गल्फ कंट्रीज का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय तीन चीजें बहुत गौर से देखने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा। अगर ये हिमाकत करेगा तो ये जंग कोई 2 दिन 4 दिन में खत्म नहीं होगी। मैं पहले बता चुका हूं कि ये जंग महीनों चलेगी, 1 साल 1.5 साल 2 साल चल सकती है। ईरान अब बातचीत की टेबल पर इतनी आसानी से नहीं लौटेगा। दूसरी बात यह कि यूएई के ओपेक से बाहर जाने के बाद गल्फ कंट्रीज किस तरह से अपना डायनामिक्स तय करती हैं। क्या ये जंग रुकने के बाद ईरान के साथ वो वर्किंग रिलेशन बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो ये बहुत बड़े चेंज की तरफ इशारा करेगा। ओमान ने तो ईरान के साथ दोस्ती निभाई है जंग के दौरान भी। और तीसरी बात ये कि जो डील होती है उसमें न्यूक्लियर मसले पर ईरान कितनी छूट देता है। एक बात तय है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है ना तो अमेरिका को देगा और ना किसी अमेरिका परस्त गल्फ कंट्री को देगा। वो या तो रशिया को दे सकता है और या फिर किसी और चीज पर समझौता कर सकता है। तो आने वाले 3-4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। कल संडे है और देखते हैं संडे को कोई एडवेंचर करते हैं ट्रंप या फिर खामोशी से डील का इंतजार करते हैं। मेरी उम्मीद यह है कि एडवेंचर शायद ना करें, डील की तरफ ही जाएं, लेकिन वही है कि डील तभी होगी जब ईरान की भी कुछ शर्तें मानी जाएंगी और ये गुंडागर्दी जो है, लगातार धमकियों की बात है, ये खत्म होगी। फिलहाल ये अपडेट्स हैं, आगे भी जो अपडेट आएंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।